नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस हैरान परेशान है इसलिए कि सीधे सोनिया गांधी पर भाजपा का हल्ला बोल है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सोनिया गांधी से जैसे सवाल किए, उसने कांग्रेस को एहसास कराया होगा कि सोनिया गांधी और अहमद पटेल को लेकर मोदी सरकार किसी भी सीमा तक जाएंगे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में रिश्वत का मामला कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। भाजपा और मोदी सरकार की अप्रोच दो टूक है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में सोनिया गांधी का नाम लिया। अमित शाह ने 3 दिन लगातार सोनिया गांधी पर फोकस रखा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंत्रालय की तरफ से सिलसिलेवार तथ्य दिए। उस नाते कांग्रेस ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि मोदी सरकार जांच करा ले। हकीकत में जांच एक पहलू है, उसमें सरकार का ब्रह्मास्त्र इटली के हाई कोर्ट का फैसला है। उसी की प्रतिक्रिया में सोनिया गांधी, अहमद पटेल आदि ने जो कुछ बोला, उससे जबरदस्ती इन्होंने अपने पर फोकस बनवाया। गौर करने वाली बात है कि गुजरात में रहते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मनमोहन सरकार के हमलों को कैसे चुपचाप हैंडल किया था और सोनिया गांधी व अहमद पटेल कैसे हैंडल कर रहे हैं। 6 मई को कांग्रेस ने संसद मार्च का प्रोग्राम बनाया। यूं उत्तराखंड के हवाले कांग्रेस का यह विरोध होगा, मगर हकीकत में कांग्रेस आलाकमान आर पार की लड़ाई के आह्वान से टकराव का नया संकल्प ले रहा है। कांग्रेस में मानना है कि मोदी सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कि परिवार पर जितना हमला करेगी, उतनी सहानुभूति बनेगी। अगस्ता कांड हो या नेशनल हेराल्ड केस या वाड्रा की जांच के मामलों में अंततः सरकार पीछे हटेगी, हिम्मत नहीं कर सकेगी। इसलिए राजनीतिक हल्ला करना चाहिए। क्या यह सही रणनीति है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बुनावट क्या घबराकर पीछे हटने की होगी? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत के कई सीनियर वुज़रा जुलाई में ऐवान बाला से रिटायर हो रहे हैं। उनको दोबारा ऐवान बाला लाया जाना है। इसमें से कई वजीर गुज़िश्ता मर्तबा जहां से मुंतखब होकर आए थे, इस बार वहां से मुंतखब नहीं हो पाएंगे। बीजेपी के माहिरीन जराए का कहना है कि कम अज कम 2 वुज़रा सुरेश प्रभु और निर्मला सीतारमण के लिए नई सीट की तलाश हो रही है। वजीर रेल सुरेश प्रभु और वजीर देही तरक्कियात चौधरी बीरेंद्र सिंह गुज़िश्ता मर्तबा हरियाणा से मुंतखब होकर आए थे। बीजेपी इस बार प्रभु वाली सीट सूबे के ही किसी गैर जाट रहनुमा को देना चाहती है। जाट तहरीक के बाद गैर जाट वोटरों की गोलबंदी को जहन में रखकर बीजेपी ऐसा करना चाहती है। अभी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साई की जगह सुरेश प्रभु को मिल सकती है। महाराष्ट्र में 6 सीट खाली हो रही है। इसमें बीजेपी की सिर्फ 1 सीट है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल रिटायर हो रहे हैं। वो अपनी सीट से फिर मुंतखब होकर आएंगे। अपने 122 अराकीन असेंबली के दम पर बीजेपी 3 सीट जीत सकती है। उसे 2 सीटों का फायदा है। सुरेश प्रभु को इसमें से भी 1 सीट मिल सकती है। गुज़िश्ता मर्तबा निर्मला सीतारमण चंद्रबाबू नायडू की मेहरबानी से आंध्र प्रदेश से मुंतखब हुई थी। वहां बीजेपी के सिर्फ 2 रुकने असेंबली हैं। इस बार शायद नायडू ऐसी मेहरबानी न करें, तभी सीतारमण के बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में से कहीं से मुंतखब किए जाने की बहस है। जराये के मुताबिक सुशील मोदी बिहार से ऐवान बाला भेजे जा सकते हैं। एक और मरकजी वजीर वेंकैया नायडू वापस कर्नाटक से मुंतखब होकर आएंगे। ऐवान बाला के इस बार के इंतखाबात में सबसे बड़ी मुश्किल बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के सामने है। इस बार रिटायर हो रहे सभी 5 रुकने पार्लियामेंट उन्हीं की पार्टी के हैं। इसमें से वो सिर्फ 2 लोगों को वापस ऐवान बाला भेज सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी के कुछ रहनुमा चाहते थे कि इस बार फिर लालू प्रसाद उनके साथ ताउन करें और 1 सीट जेडीयू के लिए छोड़ दें, लेकिन आरजेडी की तरफ से 2 टूक अंदाज में कह दिया गया है कि अपने कोटे की दोनों सीटों पर उसके ही उम्मीदवार होंगे। इसी बीच एक 6ठी सीट खाली होने के इम्कानात हैं। एलटीसी बदउनवानी के मामले में मुलजिम बने अनिल सहनी को मुअत्तल कर दिया गया है और नीतीश कुमार ने कहा है कि वो इस्तीफा देकर खुद को पाक साफ साबित करें। उनकी सीट खाली होती है तो जेडीयू के एक और रहनुमा को 2 साल के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। जेडीयू के माहिरीन जराये का कहना है कि ये सीट किसी ऐसे रहनुमा को दी जा सकती है जिनको 2019 के आम इंतखाबात में लड़ना है। इस सीट के लिए शरद यादव और आरपी सिंह दोनों के नाम की बहस है। 6 साल की मियाद वाली 2 सीटों में से एक सीट
सीट केसी त्यागी को मिलने की बहस है। जेडीयू के रहनुमा मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की कौमी ख्वाहिशात के लिहाज से त्यागी की जरूरत बढ़ी है। इसी बीच खबर है कि इंजमाम से पहले बाबूलाल मरांडी भी एवाने बाला की सीट पर नजर लगाए हुए हैं। एवाने बाला के 2 साला इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उसे 6 सीटों का नुकसान होगा। ऊपर से पार्टी के कई सीनियर रहनुमा इंतखाबात हार कर बैठे हैं और एवाने बाला की सीट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि पार्टी आम इंतखाबात हारे कुछ बड़े रहनुमाओं को एवाने बाला में लाना चाहती है। जुनूबी हिंदुस्तान के 3 सूबों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना से रिटायर हो रहे जेडी सीलम, सुदर्शन नचियप्पन और हनुमंत राव इस बार नहीं आ पाएंगे क्योंकि कांग्रेस को इन सूबों में कोई भी सीट नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में उसकी 2 सीटें खाली हो रही है। विजय दर्डा और अविनाश पांडे रिटायर हो रहे हैं। इसमें से 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी, जिसके लिए शिवराज पाटिल और सुशील कुमार शिंदे के नाम की बहस है। राजस्थान में कांग्रेस को 3 में से 1 भी सीट नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में उसकी 1 सीट वापस मिल सकती है। गुज़िश्ता मर्तबा दिग्विजय सिंह की करीबी विजय लक्ष्मी साधो को एवाने बाला की सीट मिली थी। इस बार कहा जा रहा है कि मशहूर वकील कपिल सिब्बल को कांग्रेस ये सीट दे सकती है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर मोहसिना किडवई की जगह कौन आएगा, इसका भी सस्पेंस बना हुआ है। सूबे के इंचार्ज बीके हरिप्रसाद का कहना है कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि किसे ये सीट मिलेगी, क्योंकि एवाने बाला के बारे में इंचार्ज से कोई मशवरा नहीं लिया जाता है। सोनिया और राहुल गांधी ही फैसला करेंगे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के सौदे में गड़बड़ियों को लेकर एवाने बाला में बहस के दौरान आज वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने बयान दिया। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में बदनुवानी हुई है। पर्रिकर ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मुआहदे मामले में कांग्रेस दलाइल से सच को झूठ बता रही है। पर्रिकर ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलाइल से मुझे तकरीबन रजामंद कर लिया था। उन्होंने कहा कि एके एंटनी ने माना था कि अगस्ता वेस्टलैंड मुआहदे में बदनुवानी हुई है। पर्रिकर ने कहा कि मार्च 2005 के बाद से एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सौदे की शर्तें बदली गईं। उन्होंने 2012 में पहली रिपोर्ट में डील पर सवाल उठाए और 2014 में हुकूमत ने इकदाम करना शुरू किया। पर्रिकर ने कहा कि सारी दलाइल केग की रिपोर्ट पर मुनहसिर है। पर्रिकर ने कहा कि मुल्क जानना चाह रहा है कि बदनुवानी से किसको फायदा हुआ। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के सौदे में गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी ने एवाने बाला में आज कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के इक़्तिदार में हेलीकॉप्टर खरीद का अमल शुरू हुआ था और तब इस बात का ध्यान रखा गया था कि सिंगल वेंडर नहीं होने पाए, लेकिन एनडीए की हुकूमत जाने के कुछ ही दिन बाद कई चीजें बदल गई कि केबिन की ऊंचाई बढ़ाने की शर्त बदलने के साथ ही सिर्फ एक ही कंपनी रेस में रह गई। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि पहले सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे, लेकिन बाद में उनकी तादाद बढ़ाकर 12 कर दी गई। उन्होंने इल्जाम करते हुए कहा कि यूपीए हुकूमत के दौर में ही सीएजी की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के सौदे में रिश्वत के मामले में कांग्रेस ने पार्टी सदर सोनिया गांधी का जबरदस्त दिफा किया है। एवाने बाला में इस मसले पर आज हुई बहस में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन लोगों पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं जिनका इस मुआहदे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सिंघवी ने हुकूमत को चैलेंज देते हुए कहा कि उसके पास सीबीआई, ईडी जैसी सारी एजेंसियां हैं, फिर सब कुछ साफ क्यों नहीं हो पा रहा है। इटली की अदालत के फैसले का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि अदालत ने जिस फैमिली का जिक्र किया है वो दिफाइया के साबिक सरबराह त्यागी की फैमिली के बारे में है। उन्होंने सवालिया अंदाज में ये भी पूछा कि किसने कहा कि एपी का मतलब अहमद पटेल है। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि एक एपी तो अभी गुजरात में इख्तिदार में है। सोनिया गांधी ने इस मामले में राहुल गांधी का दिफा किया और कहा कि किरीट सोमैया के इल्जामात में कोई दम नहीं है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मुआहदे में हुई मुबैना बदनुवानी पर एवाने बाला में आज हुई बहस में अपोजिशन जमातों ने कांग्रेस का साथ दिया। एवाने बाला में अराकीन पार्लियामेंट की तादाद के लिहाज से 3 बड़ी जमातें सपा, जेडीयू और बीएसपी ने कांग्रेस का साथ दिया। सपा के रहनुमा रामगोपाल यादव ने कहा कि इस मामले में दिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे फौजियों का हौसला कमजोर होता है। उन्होंने बोफोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि उस पर भी इतना तनाजा हुआ, लेकिन कारगिल की जंग में वही तोप काम आई। उन्होंने यूपीए हुकूमत का दिफा करते हुए कहा कि
अगस्ता वेस्टलैंड मुआहदे में जैसे गड़बड़ी सामने आई वैसे ही सौदा रद्द कर दिया गया था। जेडीयू के सीनियर रहनुमा शरद यादव ने कांग्रेस की तरफदारी करते हुए कहा कि वो अभिषेक मनु सिंघवी की बातों को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन वो भी कहना चाहते हैं कि हुकूमत के पास सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां हैं, वो क्यों नहीं उनसे तफ्तीश कराकर मामले को खत्म करती है। बीएसपी सरबराह मायावती ने भी कहा कि हुकूमत के पास 2 साल का वक्त था, वो पहले तफ्तीश कराती और तब इस पर बहस कराती। मरकजी हुकूमत ने आज अदालत उज़्मा को बताया है कि उत्तराखंड में अक्सरियत का पता लगाने के लिए असेंबली के अंदर ताकत का मुजाहरा कराने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इससे पहले अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा था कि वो मरकज से इस बारे में बात करें और अदालत को बताएं कि उसका क्या रुख है। आज मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उन्होंने मशवरा दे दिया है, लेकिन अभी मरकज की तरफ से कोई अहकामात नहीं जारी किए गए हैं। हालांकि मरकज ने हलफनामा देकर कहा है कि वो ताकत के मुजाहरे पर संजीदगी से गौर कर रही है। इस मामले में आइंदा समाज 6 मई को होगी। तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर अदालत उज़्मा की तरफ से लगाई गई उबूरी पाबंदी जारी रहेगी। इसी बीच हरीश रावत के वकील ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत अदालत उज़्मा के मशवरे के मुताबिक काम करती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस 6 मई को जंतर मंतर से संसद भवन के मार्च की योजना बना रही है। संदेह नहीं कि कांग्रेस आला कमान के लिए करो या मरो का वक्त आने वाला है। बुनियादी सवाल है कि कांग्रेस के लिए वक्त अभी राजनीति का है या कानूनी लड़ाई की तैयारी का। नेशनल हेराल्ड, अगस्ता वाड्रा जैसे मामलों में जो होता लग रहा है उसकी कांग्रेस में कैसी तैयारी है, इस पर आगे चर्चा करें। उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले और रॉबर्ट वाड्रा के जमीन बदउनवानी मामले के इल्जामात को सियासी रंग दिया, उसी तरह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मुहिम बदउनवानी को भी सियासी रंग दे रही है। पार्टी के तमाम रहनुमा एक आवाज में कह रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत सियासी बदले के जज्बे से काम कर रही है। सोनिया और राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम रहनुमाओं ने कहा है कि वो ऐसे मामलों से डरते नहीं हैं। सोनिया गांधी ने तफ्तीश कराकर कार्रवाई करने का चैलेंज दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी इस मामले को सिर्फ कानूनी तौर से सुलझाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की तैयारी इस पर बड़ी सियासी तहरीक चलाने की है। हिंदुस्तान में भले ही बदउनवानी के मामले पर बड़ी तहरीक खड़ी होती रही हो और हुकूमतें गिरती रही हो, लेकिन बदउनवानी के मुलजिम पर कार्रवाई से उसके तई हमदर्दी भी पैदा होती है। बिहार में लालू प्रसाद से लेकर झारखंड में शिबू सोरेन और उत्तर प्रदेश में मायावती से लेकर तमिलनाडु में जयललिता तक अनगिनत मिसालें हैं। मरकज में भी पहली बार जब गैर कांग्रेसी हुकूमत बनी तो उसने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया था और उसके साथ ही उसके खात्मे की शुरुआत हो गई थी। तभी सोनिया और राहुल गांधी इस यकीन में हैं कि अगर नेशनल हेराल्ड मामले या अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद की बदउनवानी में हुकूमत उन पर हाथ डालती है तो मुल्क भर में कांग्रेस के तई हमदर्दी पैदा होगी। आखिर गुजरात में वजीर आला रहते नरेंद्र मोदी पर जितने हमले हुए उनको इसका फायदा ही मिला, लेकिन मोदी ने खुद पर आयद किए गए इल्जामात को जैसे हैंडल किया और जैसे सोनिया व राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें बुनियादी फर्क है। मोदी खामोश कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने घंटों बैठकर सीबीआई के सवालों का जवाब दिया और अदालत उज़्मा की तरफ से तश्कील दी गई एसआईटी को भी झेला। अमित शाह को जेल हुई और वो गुजरात से बाहर रखे गए, तब भी मोदी और शाह ने इस पर कोई सियासी तहरीक खड़ी नहीं की थी, जबकि सोनिया और उनके हामी बदउनवानी के इल्जामात पर सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐवान के अंदर और बाहर कांग्रेस ने हुकूमत और बीजेपी पर सियासी बदले की कार्रवाई का इल्जाम आयद किया है। 6 मई को उत्तराखंड के बहाने कांग्रेस संसद का घेराव करेगी, लेकिन इसका असली मकसद पार्टी की ताकत दिखाकर हुकूमत व बीजेपी को ये पैगाम देना है कि वो कांग्रेस को हल्के में न लें। कांग्रेस के कुछ रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी बिल पास कराने के लिए कांग्रेस पर दबाव डाला जा रहा है और कुछ मोल भाव करके मामले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन दोनों ही बातें मुमकिन नहीं है। इसकी वजह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नजरिया है। दोनों रहनुमा किसी मसले पर मुआहदा करने वाली सोच नहीं रखते हैं। उनकी सियासत का एक अहम पहलू टकराव का है, इसलिए वो टकराव बढ़ाएंगे। उनके पास इटली की अदालत के दस्तावेज हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में रिश्वत लिए जाने की बात साबित हुई है। इसमें कई नाम भी हैं, इसलिए हुकूमत के लिए काफी महफूज हालात ये हैं कि वो तफ्तीश को यकीनी तौर से चलने दे और मामला अदालत पर छोड़े। इसमें कांग्रेस की पूरी आला क़यादत उलझी रहेगी और ऐसे में अपने आप उसकी सियासत कमजोर पड़ेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की लीडरशिप ने सत्ता गंवाने के बाद राजनीति ऐसे की मानो भाजपा अभी भी वाजपेयी या अडवाणी के वक्त की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से सरकार और पार्टी में कैसा परिवर्तन आया है और आगे कैसी राजनीति होगी, इसका सोनिया गांधी, अहमद पटेल आदि अनुमान नहीं लगा सक रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, कांग्रेस के सामने एक वक्त बोफोर्स वाला भी संकट आया था, अब अगस्टा हेलीकॉप्टर वाला संकट है। अभी कांग्रेस लीडरशिप की, सोनिया गांधी की, बाकी नेताओं की प्रतिक्रिया किस तरह की होती हुई लगती है? क्या रणनीति झलक रही है? देखिए, कांग्रेस की कोई रणनीति झलक नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस एक के बाद एक गलती करती आ रही है कि इसके ऊपर जब अभी सोनिया गांधी के ऊपर कोई डायरेक्ट आरोप लगा भी नहीं था, जो है कि सोनिया गांधी खुद बोल पड़ी कि मैं किसी से डरती नहीं हूं और जो है मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, तो उससे जो है कि सोनिया गांधी के ऊपर स्पॉटलाइट पूरी की पूरी जो फोकस सोनिया गांधी के ऊपर आ गया और बीजेपी को आसानी हुई सोनिया गांधी के ऊपर अटैक करने की। जो कांग्रेस का वर्कर है, जो 2014 के इलेक्शन में जिसने काम नहीं किया था, वो ये मान के चल रहा था 2014 में कि हमारी पार्टी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में है, इसलिए वो कांग्रेस की जो लीडरशिप से थोड़ी दूरी बना रहा था कि उसको जो है कि वो इस चीज पे जो है कि डिफेंड करने में अभी एक तरह से केपेबल नहीं है कि वो सोनिया गांधी को डिफेंड कर पाए। और जो है कि ये जो सोनिया गांधी ने जो अपने आप को जबरदस्ती एक कंट्रोवर्सी में डाल दिया है, उस पे डिफेंड करना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, लेकिन अगर वो सियासी तौर के ऊपर अगर पंकज जी वो कुछ नहीं बोलते, कोई रिएक्ट नहीं होते और कांग्रेस अगर बीजेपी हल्ला करती रहती तो भी ठीक नहीं था क्या? या इसको सिर्फ कानूनी तौर पर ही करना चाहिए था? देखिए, सोनिया गांधी को नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत आरोप लगे, पार्लियामेंट के अंदर बहुत हंगामे हुए, चाहे व्यापम का स्कैम था, चाहे ये जाट एजिटेशन थी, चाहे जो है तरह तरह की ललित मोदी कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी। और जो डिफेंड करता था, उनकी जो स्पोक्स पर्सन जो थे 8-10, वो टेलीविजन चैनल्स पे जाकर वो डिफेंड करते थे, लेकिन वो आज तक उसके ऊपर कभी उन्होंने स्पष्टीकरण मतलब नहीं किया। खुद ये कभी नहीं बोले अपने। और गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया। तो जो एक तरह से जब आप की अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ी है कि लोग जो है उसके गलत मतलब निकालते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आपको छुपा रहे हैं। तो जो है कि उन्होंने, सोनिया जी ने अपने आप को जो है कि एक्सपोज कर दिया है ये फायरिंग, बीजेपी की फायरिंग लाइन के अंदर। नहीं, लेकिन ये नहीं लगता कि कांग्रेस में भी ये सोच हो रही कि भाई अंततः ये पिछले 2 साल की जो इक्वेशन रही, जो टकराव रहा, और अब जिस मुकाम पे आए तो अब अंततः उनको राजनीतिक संघर्ष करना है, आर पार की लड़ाई करना, उसी में ये संसद के भी 6 मई को वो घेराव भी करने की बात हो रही है, आंदोलन खड़ा करने की बात हो रही है। देखिए, पहली बात तो जो है कांग्रेस के अंदर जो है कि अभी बहुत कुछ संगठन के चुनाव नहीं हुए और संगठन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जो 6 तारीख की जो रैली जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इसलिए बुलाई जा रही है क्योंकि सोनिया गांधी के ऊपर संकट आ गया है। एक तरह से रैली को करके, पार्लियामेंट का घेराव करके, सारे सीनियर लीडर्स को वहां पे इकट्ठा करके एक कांग्रेस एक यूनिफाइड फोर्स अपने आप को दिखाना चाहती है। और जो ये दिखाना चाहती है कि सोनिया गांधी के पीछे सारे के सारे कांग्रेस की लीडरशिप है। आपके अनुसार बोफोर्स के वक्त को आप याद करें पंकज जी, उन्होंने उस समय जो ये आरोप लगा या चर्चा हुई, तब कैसे कांग्रेस की लीडरशिप ने हैंडल किया और अब कैसे कर रही, कुछ फर्क नजर आता है आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेस जब बोफोर्स की चर्चा हुई थी तब कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के पास बहुत सारे नंबर्स थे और जो है तब जो है कि वर्कर भी कांग्रेस के साथ था, जो कांग्रेस का वर्कर है वो लीडरशिप के साथ था। उस तुलना में आज कांग्रेस बहुत कमजोर है, बहुत संभल कर चलना चाहिए। बहुत, मतलब कि आप इससे अनुमान लगा लीजिए 44 अगर नंबर आया है तो इसका यही कारण है ना, क्योंकि जो कांग्रेस का वर्कर है उसने जम के लड़ाई नहीं लड़ी बीजेपी के साथ और वो घर पे बैठ गया। वो ये मान के चल रहा था कि हमारी जो लीडरशिप है उसने बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस की हैं और जो है कि वो इनके रीजन में बहुत, इनके मतलब टेन्योर में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। नहीं, लेकिन ये भी एक कांग्रेस में ये क्या नहीं माना जा रहा है कि भाजपा या मोदी सरकार जितना करेगी उतनी सहानुभूति कांग्रेस के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति बनेगी, राजनीतिक फायदा ज्यादा होगा? इस पर क्या कहना आपका? नहीं, देखिए, कांग्रेस के कुछ लोग ये सोच के ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है। जो मेरा अपना मानना ये है, मैं कांग्रेस के बहुत वर्कर्स से बात करता हूं कि अभी कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ कोई सहानुभूति नहीं है। जो है कि वो अभी वो वक्त नहीं आया, वो एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा जनता के बीच में, उसके बीच में कि भाई नहीं सरकार ज्यादती कर रही, ये भाव नहीं आता, वो लगता है या नहीं आ सकता है? देखिए, मेरे को तो इस वक्त लग नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर ही जब मान के चल रहा है कि हमारी लीडरशिप में जो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया,
तो जो है कि आम आदमी क्या सोचता होगा कि वो मतलब कि मैं नहीं सोचता वो इससे अलग सोचता होगा जो कांग्रेस का वर्कर सोच रहा है। नहीं, लेकिन आपके अनुसार पिछले एक साल से, मतलब कम से कम ये कि राहुल गांधी जब वापस आके और एक्टिव हुए, जिस तरह सरकार को लेकर घेराबंदी की, तो क्या ये सरकार का एक तरह से बदला लेना, या मतलब इसको राजनीतिक टकराव में आपके अनुसार सत्ता पक्ष ही हावी रहेगा, जबकि सत्ता पक्ष हमेशा इस मामले में पीछे रहा है, मतलब उसको फायदा नहीं हुआ सत्ता पक्ष को ऐसे टकराव से? नहीं, सत्ता पक्ष फायदे में इसलिए रहेगा, सत्ता पक्ष के अंदर भी बहुत खामियां हैं जो सामने आ गई हैं कि 2 साल में ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कांग्रेस बिखरी हुई है और कांग्रेस कमजोर है। राहुल गांधी नहीं, ने लेकिन विपक्ष के भ्रष्टाचार के मुद्दे को सत्ता में रहते हुए सरकार क्या राजनीतिक पूंजी बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि जो है कि पिछली सरकार ये भ्रष्टाचार के इशू के ऊपर गई थी, तो वो जो है कि वो उसी को कंटिन्यू कर सकती है, उसी ईडीएम को आगे ले जा सकती है। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही लोग उनको नहीं चाहते। ये इधर 2 तरह की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस एक तरफ बीजेपी से लड़ने की सोच रही है, दूसरा कांग्रेस के अंदर लड़ाई हो रही है, जिसमें जो पुराना सोनिया गांधी का सिस्टम है और जो राहुल गांधी का सिस्टम है, इनमें अभी तक कोई तालमेल वो भी एक अंदरूनी संकट भी है जिसके कारण मामला नहीं बैठ रहा। हाँ जी। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।